आज बेटा हम फिजिक्स में पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेटा जो कूलम्ब साइंटिस्ट है इसने एक लॉ दिया है किसके हिसाब से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या था, जब चार्ज किस पे हो, रेस्ट पे। तो यहाँ पे जो चार्ज होते हैं उन चार्ज का नाम होता है पॉइंट चार्ज। तो हम कोई भी दो पॉइंट चार्ज लेके चलेंगे। एक पॉइंट चार्ज लेके चल रहे हैं हम पॉइंट ए पे, जिसका नाम क्या होगा Q1। दूसरा चार्ज हम लेके चल रहे हैं पॉइंट बी पे, जिसका नाम क्या होगा Q2। और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली R। ठीक है। तो यहाँ पे जो कूलम्ब साइंटिस्ट है उसने क्या बताया कि जब कोई भी दो पॉइंट चार्ज है और उनके बीच में क्या हो, कुछ डिस्टेंस हो, तो ये जो दोनों चार्ज है ये क्या करेंगे, एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वो डिपेंड करेगा इनके साइन के ऊपर। तो जब भी अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे तो इनके बीच में क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कूलम्ब साइंटिस्ट ने क्या बताया कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट चार्ज है इनको मोड के अंदर दर्शाते हैं हम, क्योंकि जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर चार्ज नेगेटिव है तो मोड के अंदर लेंगे तो चार्ज क्या जाएगा, पॉजिटिव। और चार्ज पॉजिटिव होगा तभी फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कूलम्ब साइंटिस्ट के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो उनके बीच में फोर्स भी ज़्यादा ही लगेगा, यानी ज़्यादा अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। अगर दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा। यानी चार्ज जितने पास में होंगे उनके बीच में फोर्स उतना ही ज़्यादा लगता है, वो उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उतना ही ज़्यादा रिपेल करते हैं। तो जब यहाँ पे इस साइन को हटा देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को या यूनिवर्सली को हटा देंगे, तो यहाँ पे एक बार हम क्या लिखेंगे कि जो फोर्स है जब इकट्ठा करेंगे तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो अब यहाँ पे साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल, और इक्वल के साथ कांस्टेंट। तो Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या बन चुका है, फोर्स का फॉर्मूला। और ये फोर्स कौन सा होता है, ये फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। इस इलेक्ट्रिक फोर्स को कूलम्ब फोर्स भी कह सकते हो, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हो। अब यहाँ पे जो K है, इस K का नाम क्या होता है, इस K का नाम होता है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कह सकते हो। अब CGS यूनिट में अगर हम देखेंगे तो जो K की वैल्यू है वो होती है 1। तो K की वैल्यू क्या लेके चलते हैं, 1। और SI यूनिट में जो K की वैल्यू है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है SI यूनिट में क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है कौन सी यूनिट में, SI में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो यूज होता रहेगा बार बार। अब यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी जो वैल्यू है वो होती है 9 × 10⁹। तो SI यूनिट में है ये वैल्यू, और ये कितनी होती है, 9 × 10⁹ होती है। और इसकी जो यूनिट है वो यहाँ से बन जाएगी। तो यहाँ से यूनिट बनाएंगे तो फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और चार्ज नीचे आएगा तो कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर। ये वैल्यू होती है, यूनिट होती है। अब जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी भी अलग से वैल्यू होती है, वो होती है 8.854 10⁻12। तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। यूनिट देखेंगे तो जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगी न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। और जो एप्सिलॉन नॉट है इसका जो नाम है वो क्या होता है, वो होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वैक्यूम या फिर एयर। यहाँ पे नोट लगा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो दोनों चार्ज रखे हुए ये या तो वैक्यूम में रखे हुए या फिर एयर में रखे हुए, तब ये फोर्स का फॉर्मूला होता है।
ठीक है बच्चों। अगर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाए आपसे तो ऐसे इस फार्मूले से बना दोगे, तो एप्सिलॉन नॉट को एक साइड कर दोगे, तो एप्सिलॉन नॉट को एक साइड करोगे तो ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करके देखोगे तो ये बन जाता है m-1 L-3 T पावर 4, m-1 L-3 T पावर 4 और a पावर 2 एम्पियर का स्क्वायर। तो ये बन जाता है इसका डायमेंशनल फार्मूला, जब यहाँ से इसको सोल्व करके देखोगे जो एक नंबर में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बातें कूलम्ब्स लॉ के बारे में। लेकिन अगर बात की जाए ये जो दोनों चार्ज है, अगर ये मीडियम में हो, यहाँ पे तो दोनों चार्ज किस में थे, ये दोनों चार्ज थे वैक्यूम में या फिर एयर में। लेकिन अगर ये मीडियम में, जैसे दोनों चार्ज वाटर में है तो वाटर मीडियम होता है, तो कोई भी मीडियम हो सकता है। तो उस केस में जो फोर्स है उसको लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या 1 क्या 2 बाय आर स्क्वायर। तो अगर आपको कहीं पे ये नोट दिखाई दे तो इसका मतलब होता है चार्ज वैक्यूम में है या फिर एयर में है। लेकिन अगर सिंपल एप्सिलॉन दिखाई दे तो इसका मतलब होता है जो चार्ज है वो किस में है, किसी भी मीडियम में। तो ये कुछ बातें हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। इसका सिंबल होता है एप्सिलॉन आर। इसको किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन आर से। आर का मतलब रिलेटिव और एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी। जो दूसरा नाम है इसका वो होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका सिंबल होता है के। यहाँ पे कैपिटल के इसका सिंबल होता है। अब देखो ये क्या होता है, अब इसमें क्या है कि हम कोई भी दो चार्ज लेके चलेंगे, जो हम पहले मान चुके हैं। अब जो दो चार्ज लेके चलेंगे एक कौन सा होगा Q1, दूसरा कौन सा होगा Q2। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है R। अब इन दोनों चार्ज को एक बार हम लेके चलेंगे इन वैक्यूम, इसमें मान के चल रहे हैं वैक्यूम में। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या 1 क्या 2 बाय आर स्क्वायर। अब इन दोनों को हम लेके चलेंगे मीडियम में, यानी जो दोनों चार्ज है वो किस में मान के चल रहे हैं, मीडियम में, लेकिन डिस्टेंस उतनी है। अब चार्ज को मान लिया मीडियम में, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या 1 क्या 2 बाय आर स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड। अब क्या कर देंगे, जो अपनी इक्वेशन देखो जो वैक्यूम है इसलिए यहाँ पे v लिखेंगे, और जो सेकंड इक्वेशन है उसके हिसाब से हम चार्ज को किस में लेके चल रहे हैं, मीडियम में, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। तो अपने जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको डिवाइड कर देते हैं सेकंड इक्वेशन से। तो डिवाइड करेंगे तो फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम किसके इक्वल हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ें कट जाएगी। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में 1/एप्सिलॉन। तो एफ वी बाई एफ एन फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन मीडियम किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये जो रेशो होती है इसी रेशो का नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पे जो रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, एक रेशो है। किसकी रेशो, ये रेशो होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो मीडियम की परमिटिविटी को किससे डिवाइड कर दे, वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड कर दे, तो वो क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एक रेशो है किसकी, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। अगर पूछा जाए के की यूनिट क्या होगी, तो के की यूनिट नहीं होती, क्योंकि न्यूटन बाय न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, और ना ही इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला होता। तो ये होता है डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। ठीक है बच्चों। अगर बात की जाए इन एयर में या फिर इन वैक्यूम, तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये फिक्स होता है और इसकी वैल्यू होती है 1। लेकिन अगर अपना जो मीडियम है वो वैक्स हो, चार्ज किस में हो, वैक्स में, तो के की वैल्यू होती है 2। लेकिन अगर चार्ज किस में हो, ग्लास में, ग्लास के हिसाब से अगर मीडियम ग्लास है तो के की वैल्यू होती है 3 या फिर 4। तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 या 4 यूज कर सकते हैं दोनों में से। लेकिन अगर वाटर की बात हो, चार्ज किस में हो, वाटर में, तो के की वैल्यू होती है 80 या फिर 81 भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेटल। मेटल के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। कितनी वैल्यू होती है, इनफाइनाइट। तो बच्चों आज हमने कूलम्ब्स लॉ और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ा है। तो आज इतना ही, बाकी कल। थैंक यू।